केमिकल का केमिकल काइनेटिक्स हम लोग का चल रहा था। लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे बताओ? शायद हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड स्टार्ट कर दिए थे, याद है? Yes, sir. Yes, sir. एक्सपेरिमेंटल मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और एक्सपेरिमेंटल मेथड में अभी तक हम लोग दो तरीका पढ़ चुके हैं। एक ग्राफिकल मेथड पढ़े थे हम लोग, और दूसरा सेकंड कौन सा मेथड पढ़े थे? इनिशियल Initial रेट rate मेथड। method. उन दोनों मेथड, इनिशियल रेट वाले मेथड में वाले क्वेश्चंस किए तुम लोग को बोले थे एक बार ट्राई करने क्वेश्चंस इनिशियल रेट मेथड वाले। Yes, sir. बनाए हो? किए थे। बन जा रहा है ना? Yes, sir. क्या दिक्कत आ रहा है? सर, जो देखो, किए थे वो सब बन। जिसको डेटा देख के करने में दिक्कत हो रहा है, मतलब डायरेक्टली कैसे हम लोग रिलेट कर रहे हैं, आ जाएगा, उससे आराम से आ जाएगा। अगर उसमें बहुत ही दिक्कत आ रहा है तब तो फिर रेशियो लेके ही करना होगा उसको, वो थोड़ा सा लंबा मेथड होगा। लेकिन डेटा अगर ऑब्जर्व करोगे तो उसमें डेटा तुमको ऐसा दिया रहेगा कि उससे डायरेक्टली हम लोग ऑर्डर बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करोगे तो क्लियर होगा। क्वेश्चंस कल ऐसे हम कराए थे, एक दो क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, उसमें किसी को डाउट नहीं है? डाउट है? नहीं है ना? No. चलो ठीक है। उसके बाद थर्ड मेथड पे हम लोग मूव करते हैं। तीसरा जो मेथड है ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में क्या है ना, इसमें एक्चुअली हीट एंड ट्रायल मेथड इसको बोला जाता है। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड, इसको क्या बोला जाएगा? हीट एंड ट्रायल मेथड। इसमें एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं ना, तुमको कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का एक टेबल बना के दिया जाएगा। आवाज आ रहा है सबको? Yes, sir. हेलो। चलो, उसमें Yes, देखो ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में ये कुछ इस टाइप का ए से मान लो ये प्रोडक्ट बन रहा है। इस रिएक्शन के लिए ना तुमको कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, यहाँ पे कंसंट्रेशन और यहाँ पे टाइम, इसका टेबल ऐसे बना के दिया जाएगा। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन चलो मान लेते हैं C0 है, T इक्वल टू 0, उस समय टाइम 0 है। फिर जब टाइम T1 पे इसका कंसंट्रेशन कुछ C1 हो गया। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है। टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, T2 पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे कुछ C2 है। इसी तरह कुछ हमको डेटाज यहाँ पे दिए रहेंगे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का रिएक्टेंट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग उसका जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन होता है, तो हम लोग एक एक मतलब ऑर्डर एज्यूम करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग रिलेशन निकालना है कि कंसंट्रेशन और टाइम जो है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम जो है वो कौन से ऑर्डर को फॉलो करता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एज्यूमिंग कि ये जो रिएक्शन दिया हुआ है हम लोग इसको एज्यूम कर रहे हैं ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, एज्यूमिंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब उसको वेरीफाई करना है कि जीरो ऑर्डर वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैसे वेरीफाई करेंगे? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमको पता है एक्सप्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन Ct इक्वल टू C0 माइनस Kt, यही है। यहाँ से K देखो, K किसका इक्वल हो जाएगा? C0 माइनस Ct बाय T, यही है K। यस और नो? yes. यस। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे ना, देखो तुम्हारा अगर टाइम चेंज भी होते जा रहा है, टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज होते जा रहा है, लेकिन के का वैल्यू चेंज होगा क्या? क्योंकि के किस पे डिपेंडेंट होता है? के एक रेट कांस्टेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक के वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग अलग अलग टाइम के लिए वो के का वैल्यू निकालेंगे, और डिफरेंट टाइम्स के लिए अगर के का वैल्यू सेम आ रहा है तो इसका मतलब जो हम लोग एज्यूम किए थे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो हमारा एजम्पशन करेक्ट है। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं? हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लो आफ्टर टाइम T1, आफ्टर टाइम T1
टाइम t1 पे ये जो k निकलेगा हमारा, k क्या आ रहा है देखो तो, ये हम लोग पुट करेंगे, मान लो इसको k1 एज्यूम कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा C0 माइनस C1 और डिवाइडेड बाय T1 होगा, यस और नो, बताओ। Yes. इसी तरह आफ्टर टाइम T2, टाइम T2 के बाद क्या होगा, तो टाइम T2 के बाद क्या पुट करोगे, K2 निकालोगे यहाँ से, K2 क्या निकालोगे बताओ। C0 minus C2 by T2. हाँ, C0 माइनस C2 बाय T2, ये कर सकते हैं हम लोग। इसी तरह आफ्टर टाइम क्या करोगे, टाइम T3, ठीक है, ऐसे डेटा तुमको दिया रहेगा, यहाँ पे K3 निकालेंगे हम लोग, इसी तरह C0 माइनस C3 बाय T3। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3, ये जितना भी K का वैल्यूज आ रहा है ना, हर एक का अलग अलग कंसेंट्रेशन या हर एक अलग अलग टाइम पे, अगर ये K आपस में इक्वल आ रहे हैं, K1 K2 K3 अगर इक्वल आ रहा है, तो जो हमारा एजम्पशन था वो क्या है, करेक्ट है। और अगर हमारा एजम्पशन करेक्ट है तो इसका मतलब ये कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आया, जस्ट हिट एंड ट्रायल मेथड है ये। अगर हमारा एजम्पशन करेक्ट है तो ये ऑर्डर क्या हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर मान लो ये तीनों सेम नहीं आ रहा है, ठीक है, दो दो वैल्यूज लेके भी कर सकते हो, अगर वो दोनों सेम नहीं आ रहा है, या मोर अप्रोप्रिएट होने के लिए हम लोग तीन वैल्यूज ले लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन एरर हो सकता है। तो अगर ये सेम नहीं आएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा ऑर्डर पे जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ रहे हो बात, हीट एंड ट्रायल जैसा है या नहीं, हेलो बोलो, हीट Yes, एंड sir. ट्रायल में, हीट एंड ट्रायल मेथड जैसा है या नहीं इसमें, Yes. ठीक है। तो इसके बाद हम लोग फिर फर्स्ट ऑर्डर इसको एज्यूम करेंगे। अब फर्स्ट ऑर्डर एज्यूम करोगे, तो फर्स्ट ऑर्डर एज्यूम करने के बाद क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, यहाँ भी फर्स्ट ऑर्डर का के का एक्सप्रेशन क्या आता है, के इक्वल टू 1/T ln C0/Ct, यही होता है ना। तो आफ्टर टाइम T1 यहाँ पे देखेंगे हम लोग, आफ्टर टाइम T1 यहाँ पे हम लोग देखेंगे K1 निकालेंगे, K1 इज इक्वल टू 1/T1 ln C0/C1, ठीक है। आफ्टर टाइम T2 निकालेंगे, ये K2 निकालेंगे हम लोग, 1/T2 ln C0/C2, इस तरह से करोगे। और यहाँ भी वही चीज देखेंगे, अगर K1 इक्वल टू K2 आ गया, तो जो हमारा एजम्पशन था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो करेक्ट है, और ये रिएक्शन क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ठीक है। अगर ये भी इनकरेक्ट हो रहा है, उसके बाद क्या एज्यूम करोगे, क्या एज्यूम करोगे उसके बाद, अगर ये भी इनकरेक्ट हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स Second एज्यूम order. करोगे, ठीक है, उसके बाद वो चेक करते जाना है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड, ये हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करके हम लोग फाइंड आउट उसमें करते जा रहे हैं, जब तक करेक्ट नहीं होते जाएगा, जब तक हमारा के का वैल्यू सेम नहीं आते जाएगा, तब तक हम लोग उसको करते रहेंगे। समझ में आया बात, तो ये थोड़ा सा लंबा तरीका हो जाता है, कोई दिक्कत है इसमें, ये बताओ। हम्म, इसके लिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा तुमको, हम एक क्वेश्चन दे देते हैं तुम लोग को होमवर्क के लिए, ठीक है। तुम लोग ये करके बताना कि समझ रहे हो ना, प्रोसेस समझ गए हो Yes, sir. कैसे करना है। तुमको यहाँ कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम का टेबल दिया रहेगा, तुमको एक एक ऑर्डर पहले जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो का जो एक्सप्रेशन है उसमें पुट करके के का वैल्यू अगर सेम आ रहा है तो जो एज्यूम किए वो करेक्ट है, जीरो ऑर्डर। अगर जीरो वाला करेक्ट नहीं हो रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर एज्यूम करोगे, फर्स्ट वाला भी करेक्ट नहीं हो रहा है तो सेकंड, ऐसे करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुमको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, प्रोसेस समझ में आ गया सबको कैसे कर रहे हैं, कोई डाउट है प्रोसेस में, बोलो बोलो जल्दी। No, sir. प्रोसेस में दिक्कत नहीं है, तो एक क्वेश्चन तुम लोग के होमवर्क के लिए हम दे रहे हैं, ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना घर पे, ठीक है। डेटा यहाँ पे हमको दिया है एक रिएक्शन के लिए, कोई एक रिएक्शन है उसके लिए टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन
दिया हुआ है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और वर्सेस टाइम, ठीक है, और ये टाइम इन मिनट्स है, इसका ये डेटा दिया गया। कंसंट्रेशन, पहला जो कंसंट्रेशन है ये है 0.0916, ठीक है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है, मोलैरिटी में, और टाइम ये 0 है, t इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन कुछ ये है। फिर उसके बाद टाइम 45 मिनट्स पे इसका कंसंट्रेशन चेंज हो गया 0.0740, ठीक है। इसके बाद 72 मिनट्स में इसका कंसंट्रेशन चेंज हो गया 0.0656। इसके बाद 157 मिनट्स में इसका कंसंट्रेशन चेंज हो गया 0.0512, ठीक है। इसके बाद 312 मिनट्स में इसका कंसंट्रेशन जो है ये आ गया 0.0348, ठीक है। तो देखो यहाँ पे k का वैल्यू जो है ना, जरूरी नहीं पूरा एग्जैक्टली सेम रहे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली भी सेम रहेगा, समझ रहे हो। एग्जैक्टली सेम होने का जरूरत नहीं है कि हर एक केस में तुम्हारा k का वैल्यू एग्जैक्टली सेम रहेगा, अप्रोक्सीमेटली मतलब राउंड ऑफ करके देखना, अगर वो सेम आ रहा है तो हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो फिर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का हमको डेटा दिया है, कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, हमको ये कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ये डेटा दिया गया है हमको, ठीक है, मिनट्स में ये टाइम दिया हुआ है और उस पे कंसेंट्रेशन के में क्या चेंज आ रहा है वो दिया हुआ है। हमको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, समझ में आया। तो अगर इस टाइप का हमको क्वेश्चन दिया रहेगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ हीट एंड ट्रायल मेथड के अलावा और कोई यूज ही नहीं कर सकते हैं, और कोई दूसरा प्रोसेस हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही हमारे पास ऑप्शन बचता है, हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करना। तो एक जीरो ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे, फिर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग एज्यूम करते जाएंगे जिस केस में हमारा के का वैल्यू बराबर आते जा रहा है अलग अलग टाइम पे, वही हमारा ऑर्डर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसको ट्राई करना तुम लोग घर पे, ये होमवर्क क्वेश्चन है तुम लोगों का, दिख रहा है ना स्क्रीन सबको, Yes, sir. ठीक है, इसको नोट कर लो तुम लोग और इसको घर पे ट्राई करना, और इसमें बताना है ऑर्डर क्या है, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, जो डेटा दिया गया है उसके बेसिस पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। फटाफट नोट करो डेटा, देखना डेटा में डेटा गड़बड़ मत करना, अच्छे से देख लो। टाइम मिनट्स में दिया गया है, ठीक है, और कंसंट्रेशन जो है वो मोलैरिटी मोल्स पर लीटर में है। हो गया, हो गया, कोई दिक्कत, नोट कर चुके हो। Yes, sir. Yes. Yes. चलो ठीक है, ये अगर नोट हो गया है, इसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड पे, ये करना घर पे ट्राई करना, ठीक है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। नेक्स्ट जो तरीका है हमारा, नेक्स्ट मेथड है, ये है हाफ लाइफ मेथड, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग यूज करेंगे हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड में क्या है, या इसको फ्रैक्शनल चेंज मेथड भी बोला जाता है, मतलब यहाँ हाफ लाइफ को हम लोग रिलेट करेंगे। तो टी हाफ का तुमको रिलेशन हम बताए थे, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय इनिशियल कंसंट्रेशन पे पावर n-1, यही होता है। टी हाफ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से ऐसे ही रिलेटेड होगा, यस और नो। Yes. तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखना चाहें टी हाफ इनटू इसको, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आएगा के, तो टी हाफ इंटू सी नॉट पे पावर n-1, ये किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा, ये बोलो कांस्टेंट के इक्वल Yes. होगा या नहीं। तो अलग अलग कंसंट्रेशन पे अगर हमको टी हाफ दिया गया है, मान लो
अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर हम लोग चेंज करें तो उसका टी हाफ का वैल्यू भी चेंज होगा। तो फर्स्ट केस में मान लो हमारा टी हाफ T1 है और उस समय इनिशियल कंसेंट्रेशन कुछ C1 है, तो ये n-1। सेकंड केस में हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं T2 इंटू C2 पे पावर n-1, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इक्वल टू T3 इंटू C3 पे पावर n-1। ये हमेशा इक्वल रहेंगे यानी आपस में, बोलो ये Yes, sir. कैसे कांस्टेंट के इक्वल होंगे। तो ये है टी हाफ वाला मेथड। अब ये टी हाफ मेथड को हम लोग हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, इसके साथ लिमिटेशन क्या है कि दिस मेथड इज एप्लीकेबल, दिस मेथड इज एप्लीकेबल only when half life of the reaction is defined। ठीक है, पूरे रिएक्शन का हाफ लाइफ डिफाइंड होना चाहिए, समझ रहे हो? क्योंकि अगर मान लो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड, हम तुमको बताए थे ना कि अगर वो एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं तो हर एक का हाफ लाइफ तो अलग अलग होगा, ठीक है? तो वहां पे हम लोग हाफ लाइफ रिएक्शन का डिफाइंड होना चाहिए, तो रिएक्शन का डिफाइन होने के लिए उन सभी रिएक्टेंट का हाफ लाइफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी तो रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ डिफाइंड होगा। अगर रिएक्शन का हाफ लाइफ डिफाइंड नहीं होगा तो फिर हम लोग इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक और इसका है लिमिटेशन कि इस मेथड के थ्रू ना, दिस मेथड गिव्स ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मान लो अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट अगर होंगे तो हमको इंडिविजुअल रिएक्टेंट का ऑर्डर नहीं पता चलेगा इससे। दिस मेथड गिव्स ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, हमको पूरे रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर का पता चलेगा। मतलब वो जो सम आता है ना, सारे रिएक्टेंट के पावर का जो सम आता है वो एक्चुअली सम का वैल्यू ही इससे आएगा। हम लोग इंडिविजुअल ऑर्डर, जैसे इनिशियल रेट मेथड जो हम लोग यूज किए थे उससे क्या था, हम लोग ओवरऑल ऑर्डर भी निकाल पा रहे थे और इंडिविजुअल ऑर्डर भी निकाल पा रहे थे, याद है? जो इनिशियल रेट मेथड हम लोग यूज किए थे वहां पे इंडिविजुअल ऑर्डर आ रहा था कि नहीं, एक से ज्यादा रिएक्टेंट थे तो सबका इंडिविजुअली ऑर्डर कैलकुलेट कर पा रहे थे हम लोग, याद है वो मेथड? हेलो, हेलो, Yes, sir. बोलो, रिप्लाई करो। Yes, sir. हाँ, तो वहां पे हम लोग इनिशियल रेट मेथड यूज करके हम लोग इंडिविजुअल ऑर्डर तो कैलकुलेट कर पा रहे थे, लेकिन इस मेथड से, हाफ लाइफ मेथड से हम लोग इंडिविजुअल ऑर्डर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल ऑर्डर जो सम है वही हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया बात? ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, हाफ लाइफ मेथड को यूज करके। यहाँ पे है कि द हाफ लाइफ पीरियड, ये तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, चलो ये क्वेश्चन तो, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेंगे। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए सब्सटेंस, दिख रहा है सबको? हेलो, क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, इसको लिखते जाओ साथ साथ। और कुछ कुछ क्वेश्चंस में इसमें देखो कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली तुम लोग रिलेशन यूज करके बता सकते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कराएंगे इसमें। पहला क्वेश्चन ये है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ सब्सटेंस इज 50 मिनट्स एट अ सर्टेन कंसंट्रेशन। ठीक है, कोई सर्टेन कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ 50 मिनट है। ठीक है, व्हेन द कंसंट्रेशन इज reduced to 1/2 of the initial concentration, 1/2 of the initial concentration, the half life period is 25 minutes। ठीक है, कैलकुलेट द ऑर्डर, बता सकते हो? ये तुमको कैलकुलेशन करने का भी जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ऑर्डर आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ो, डायरेक्टली ऑर्डर आ जाएगा।
नहीं आया समझ में ना तुम लोगों को? क्या किसी का आया? बिना कैलकुलेशन के भी आंसर आ जाएगा इसमें। रिप्लाई करो। हेलो। सर 1। 1। नो नो नो। यहाँ पे देखो फर्स्ट केस में मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ सी नॉट है, उस समय उसका हाफ लाइफ जो है ये 50 मिनट्स है। अब क्या बोला जा रहा है कि जब हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ कर दिए ना, तो उसका हाफ लाइफ भी क्या हो रहा है, 50 से 25 हो गया, वो भी हाफ हो रहा है। तो कंसंट्रेशन अगर हम लोग हाफ कर रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, तो हाफ लाइफ भी आधा हो जा रहा है। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है या नहीं? और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन टी हाफ का इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ कौन से ऑर्डर के लिए होता है, बता सकते हो कोई? कौन से ऑर्डर के लिए होता है? टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is valid for which order? ये वाला जो रिलेशन है टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल का, कौन सा ऑर्डर के लिए वैलिड है, बता सकते हो? नहीं आ रहा है ना आवाज? अभिषेक, अभिषेक। यस सर। अरे ये तो कल हम लोग डिस्कस किए थे यार। सर 0 ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए होता है ना, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलो मान लो अगर तुमको ये याद नहीं भी है तो फिर भी तो कर सकते हो। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम लोग एज्यूम करें, अभी जो मेथड बताए थे यही यही वाला तो यूज करना है तुमको, कि ये दो अलग अलग टाइम पे तुमको उसका टी हाफ दिया हुआ है, उसका इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, हमको ऑर्डर नहीं पता है। चलो हम लोग एज्यूम कर लिए कि फर्स्ट केस में इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ये कुछ सी नॉट है, ठीक है। और इस समय इसका टी हाफ जो दिया हुआ है फर्स्ट केस में, ये मान लेते हैं हम लोग टी हाफ इसका, चलो ये तो दिया हुआ ही है ना, टी हाफ 50 मिनट्स दिया गया है, ठीक है। अब सेकंड केस में हम लोग मान लेते हैं ये केस 2 है। केस 2 में इसका इनिशियल कंसंट्रेशन जो है ये कितना हो गया, बताओ? आधा हो गया इसका, आधा हो गया तो इसको हम लोग सी नॉट बाई 2 लिख सकते हैं, यस और नो? बोलो। और इस केस में इसका टी हाफ कितना हो जाएगा, दिया हुआ है हमारे पास 25 मिनट्स। तो अब ये रिलेशन तुम लोग को बताए थे कि सी नॉट इंटू टी हाफ, सॉरी सी नॉट पे पावर, क्योंकि ऑर्डर हमको निकालना है, तो ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर एन एज्यूम कर लेते हैं, एन माइनस वन हो गया, सी नॉट पे पावर एन माइनस वन इंटू टी हाफ इज इक्वल टू, ये सेकेंड केस में सी नॉट क्या है, सी नॉट बाई 2, इस पे पावर एन माइनस वन इंटू टी हाफ, टी हाफ सेकंड केस का 25 है। तो ये इसको सॉल्व करके तुम एन का वैल्यू निकालो तो देखो तो क्या आ रहा है। सॉल्व करो और एन का वैल्यू फाइंड आउट करो, देखो क्या आ रहा है। सर 0। 0 आ गया सबका? यस। आ रहा है या नहीं? तो जिसको डायरेक्ट मतलब उसमें दिक्कत है, ठीक है, ये मेथड यूज कर सकते हो, इसी को बोलते हैं हम लोग हाफ लाइफ मेथड। दो अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन दिया रहेगा, ठीक है, उन दोनों पे उसका तुमको हाफ लाइफ पता रहेगा, तो हम लोग डायरेक्टली ये उसका हाफ लाइफ का प्रोडक्ट और हाफ लाइफ जो होगा, और उसको मल्टीप्लाई हम लोग किससे कर देंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन पे पावर n माइनस वन से। अब उन दोनों को इक्वेट कर दोगे, वहां से सॉल्व करके एन का वैल्यू तुमको फाइंड आउट करना है।
तो ऑर्डर यहाँ पे क्या हो गया, कौन से ऑर्डर का है रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आया कैसे करना है? एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बन जाएगा अब, बताओ। एक Yes, और sir. क्वेश्चन दे रहे हैं, बन जाएगा ना? Yes, sir. चलो ठीक है, लिख लियो इसको। Yes, sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिएक्शन हमको दिया गया है 2NO प्लस 2H2, ठीक है, ये बना रहा है N2 प्लस 2H2O, ठीक है, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है मेरे पास। बोला गया इफ equimolar mixture of NO and H2, ठीक है, ये सॉरी ये NO है, NO and H2 is taken at initial partial pressure, at initial partial pressure of 350 mm of Hg, which reduces to half its value after 121 seconds, ठीक है, while if the initial initial partial pressure is taken as, लिख लो ऐसे, 275 mm of Hg, then it reduces to half its value after 196 seconds, ठीक है। So calculate the order of the reaction, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल कंसेंट्रेशन नहीं देके तुमको इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, समझ रहे हो, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है और तुम्हारा हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट करना है। चलो करो, तो वही सेम मेथड जैसा बताया वैसे ही प्रोसीड करो, आराम से बन जाएगा।
नहीं बना? हेलो, Yes, sir. क्या कर रहे हो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? अरे सिंपल सा चीज है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। फर्स्ट केस में पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ है, 350। और इसमें पावर क्या ले लोगे, n-1। कंसेंट्रेशन की जगह हम लोग पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे, प्रेशर यूज करेंगे। और इसके केस में इसका टी हाफ कितना दिया हुआ है फर्स्ट केस में, बताओ। फर्स्ट केस में टी हाफ कितना दिया हुआ है? 121. 121 सेकेंड्स, ठीक है। इक्वेट करेंगे हम लोग। सेकंड केस में पार्शियल प्रेशर चेंज होकर कितना हो गया, 275 mm n-1। और उसका हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है, 196। 196. ये सॉल्व करके तुम्हारा n नहीं आ रहा है, कैसे तुम लोग सॉल्व करते हो इसको? पावर एंड एक्सपोनेंट सॉल्व नहीं किए हो क्या मैथ्स में? 350 डिवाइडेड बाय 275 इधर ले आओ, इसमें पावर n-1 होगा। और 196/121, ये ऐसा लिख दिए। अब 196/121 एक्चुअली है क्या? ये 14/11 का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं इसको, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और ये 350/275 देखो तो तुम सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करके 14/11 आ रहा 14 by है 11. सिंपलेस्ट। Yes, sir. 25 क्या से कटे. तो तुम लोग ये सॉल्व नहीं किए हो इस तरह का क्वेश्चन मैथ्स में? ये तो बेसिक 8-9 में करते हैं, पावर एंड एक्सपोनेंट में। 14/11 में सिंपलेस्ट फॉर्म में कट गया वो, Yes, sir. बोलो। 25 से ऊपर नीचे काटो Yes, तो sir. देखो रेशियो क्या आएगा, 14/11। तब इसका मतलब 2 इज इक्वल टू n-1 नहीं हो गया? n का वैल्यू क्या हो गया, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। समझ में आया बात? तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम क्यों फाइंड करना था, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया, ऑर्डर का वैल्यू क्या हो गया, Third order reaction. थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये थर्ड। तो एक्चुअली यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो ऑर्डर आ रहा है ना, ये हमारा ओवरऑल ऑर्डर आ रहा है। एक्चुअली इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर लिखोगे तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आएगा, K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO पे पावर कुछ मान लेते हैं x, और यहाँ पे H2 पे पावर कुछ y। अब ये ओवरऑल x + y का सम तो हमारा 3 आ रहा है। अब सम ही यहाँ पे हम लोग इस मेथड से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे x कितना है, y कितना है, ये इंडिविजुअल हम लोग इस मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो बात? क्लियर है ना? इस प्रोसेस का जो है, इस मेथड का एक लिमिटेशन है कि हम लोग ओवरऑल ऑर्डर ही इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमको इंडिविजुअल ऑर्डर निकालना है हर एक रिएक्टेंट के केस में, तो उसके लिए कौन सा मेथड होता है, कौन सा मेथड होता है उसके लिए? इनिशियल रेट मेथड, जो हम लोग कल कल पढ़े थे। समझ रहे हो? चलो, अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन ऐसे ही दे रहे हैं तुमको बनाना, तो क्वेश्चन है, दिख रहा है सबको स्क्रीन ना? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन एंड NO, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन है, NO गैस प्लस Cl2 गैस, ये प्रोडक्ट बना रहा है 2NOCl, ठीक है। इसको नाइट्रोसिल क्लोराइड बोलते हैं। तो ये भी मान लो, ये भी गैस है। ये पाया गया है, इट इज फाउंड एट doubling the concentration of both the reactants
increases the rate 8 times, but doubling the concentration of chlorine alone doubles the rate. ठीक है, डबल्स द रेट. तुमको निकालना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to NO and Cl2. चलो करो तो. NO और Cl2 दोनों के रेस्पेक्ट में हमको ऑर्डर निकालना है. अब ये तुमको स्टेटमेंट ऐसे लिख के दिया गया. अब देखो तुम लोग कैसे कर सकते हो. क्लोरीन के लिए 1, क्लोरीन के लिए 1, ठीक है. उसके बाद NO के लिए NO के लिए 2, NO के लिए 2. हाँ, NO के लिए 2. सिंपल सा चीज है. इसमें तो सॉल्व, अगर मान लो तुमको दिक्कत हो रहा है इक्वेशन लिख के भी कर सकते हो तुम, लेकिन यहाँ सेम चीज देखो. पहले ढंग से पढ़ोगे तो डायरेक्ट तुमको आंसर पता चल जाएगा. क्या बोला जा रहा है इसका. जब रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे R इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, कंसंट्रेशन, ये रेट कांस्टेंट K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO. इसका पावर कुछ मान लेते हैं M, और Cl2 इसका पावर कुछ मान लेते हैं N. M और N का वैल्यू यहाँ पे निकालना है हमको. बोला जा रहा है कि इट इज फाउंड दैट डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स इंक्रीजेस द रेट 8 टाइम्स. मतलब दोनों का कंसंट्रेशन अगर हम लोग डबल सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है. आ रहा है आवाज. यस सर अब Yes, sir. yes sir, अब आया. 1 मिनट रुको. हाँ, तो सबका वो आंसर आ गया जो क्वेश्चन दिए थे हम. आ गया. अरे बताओ, किसी को उसमें दिक्कत है. अभी जो क्वेश्चन दिए थे. अभिषेक, होस्ट शिफ्ट करो. अभिषेक, कर दिए सर. ठीक है. देखो एक बार क्वेश्चन फिर से देखो. स्क्रीन दिख रहा है ना अब. Yes. yes sir. अब क्वेश्चन एक बार पढ़ो फिर से. क्या बोला गया ना कि जब हम लोग दोनों रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन NO और Cl2 दोनों का डबल कर रहे हैं तो रेट 8 गुना हो जा रहा है. तो इससे तो हमको कुछ आइडिया नहीं लग रहा है अभी, ठीक है. लेकिन सेकंड वाला जब पढ़ोगे, बट डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अलोन डबल्स द रेट. मतलब जब NO को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं और Cl2 को सिर्फ डबल कर रहे हैं तो रेट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है. मतलब Cl2 को दुगना कर रहे हैं और रेट दुगना हो रहा है. इसका मतलब Cl2 पे जो पावर होगा वो क्या होगा, 1 होगा.
यस और नो? बोलो बोलो जल्दी। कंसंट्रेशन अगर उसका 2 टाइम्स कर रहे हैं और रेट भी 2 टाइम्स हो रहा है तो वो किस केस में पॉसिबल है? जब उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। Yes, यस sir. और नो? तो इसका मतलब यहाँ पे Cl2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो गया? ये 1 हो गया। n ये n का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। Yes, sir. ठीक है। अब देखो n का वैल्यू 1 है। अब क्या बोला जा रहा है? इट इज फाउंड दैट डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट इंक्रीजेस द रेट 8 टाइम्स। n का वैल्यू तो ऑलरेडी हमको पता चल चुका है। अब क्या है कि अब दोनों का कंसंट्रेशन जब डबल कर रहे हैं तो रेट जो है 8 गुना बढ़ रहा है। तो हम यहाँ देखो कंसंट्रेशन Cl2 का जब डबल करोगे तो Cl2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर हम लोग पता कर चुके हैं कि 1 है। तो Cl2 अगर डबल होगा तो उसके कारण जो रेट होगा वो 2 टाइम्स होगा। अब रेट को हमको क्या करना है? 8 गुना करना है। तो NO अगर डबल हो रहा है, NO के भी कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, तो NO के कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट जो है कितने टाइम्स चेंज होना चाहिए ताकि ओवरऑल हमारा 8 आ जाए? बताओ। NO का कंसंट्रेशन दुगना करने पे इस पे पावर क्या होना चाहिए जो हमारा प्रोडक्ट जो है ये 8 गुना हो जाए? बताओ। 2 2 होना चाहिए यहाँ पे। तो वही चीज तो पूछा गया। तो NO के रेस्पेक्ट में NO को हम लोग दुगना कर रहे हैं, उस पर पावर क्या होना चाहिए ताकि ओवर, क्योंकि इस पे तो पावर हमको Cl2 के रेस्पेक्ट में पावर तो हमको पता है कि ये 1 है। इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर जो है वो 1 है। हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं ये वाले लाइन से। ठीक है। बट NO के रेस्पेक्ट में हम लोग निकालने वाले हैं तो ओवरऑल रेट 8 गुना हो रहा है। तो Cl2 के कारण तो दुगना होगा। बाकी जो 4 गुना हो रहा होगा वो किसके कारण हो रहा होगा? NO के कारण, क्योंकि NO को डबल कर रहे हैं तो पावर क्या होना चाहिए वहाँ? NO के रेस्पेक्ट में 2 होना चाहिए। तो NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा? बताओ। 2 हो जाएगा। M का वैल्यू हो गया 2। तो यही हमको फाइंड आउट करना था। रेट विथ रेस्पेक्ट टू Cl2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर जो हो गया वो 1 हो गया, और NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर जो हो गया ये 2 हो गया। और ओवरऑल ऑर्डर अगर पूछा जाए तो 2 + 1 3। ओवरऑल ऑर्डर अगर पूछा जाए इस रिएक्शन का क्या है तो ओवरऑल ऑर्डर हमारा 2 + 1 = 3। किसी को इस तरीके से दिक्कत है तो वो देखो वो रेशियो लेके कर सकते हो। ये समझ में आ गया ना कैसे किए हम लोग? देख लो एक बार। हेलो अभिषेक, Yes. समझ में आया? Yes, sir. तो जिसको दिक्कत हो रहा है वो रेशियो लेके 2-3 रेशियो लेके तुम कर सकते हो। जैसे मान लो पहला इक्वेशन क्या बनेगा हमारा? पहला इक्वेशन हम लोग सिंपली ऐसे लिख लिए K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO, इस पे पावर M है, और कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2 पे पावर N है। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। अब सेकंड केस में क्या बोला जा रहा है कि रेट जो है 8 टाइम्स हो जा रहा है। कब? जब हम लोग यहाँ इन दोनों के कंसेंट्रेशन को क्या कर दिए? डबल कर दिए। तो 2NO हो गया और ये 2Cl2 हो गया, इस पे पावर N। तो रेट जो है हमारा 8R हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब थर्ड केस में क्या बोला जा रहा है कि रेट जो है डबल हो रहा है जब हम लोग NO का कंसेंट्रेशन को सेम रख रहे हैं और सिर्फ Cl2 को डबल कर रहे हैं। 2 टाइम्स Cl2 हो गया पावर N। तो ये हमारा इक्वेशन 3 है। अब इन तीनों के रेशियो को यूज करके तुम M और N का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? कैलकुलेट M एंड N, रेशियो लेके हम लोग यहाँ पे M एंड N का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिसको डायरेक्ट मेथड से दिक्कत हो रहा है करने में वो इस तरह से रेशियो लेके कर सकते हो। समझ रहे हो बात? Yes, sir. ठीक है। तो ये तरीका थोड़ा सा लंबा होगा, बट जिसको उस तरीके से समझने में दिक्कत हो रहा है कैसे हम लोग कर रहे हैं वो ये तरीका अपना सकते हो। इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, उसके बाद रेशियो लेके उसको सॉल्व करो। ठीक है। कोई डाउट इसमें? देख लो एक बार अच्छे से। कोई डाउट है अभी तक किसी को? No, No. sir. चलो अब तुम लोग क्वेश्चन अगर सॉल्व किए हो तो पूछ लो, क्योंकि दूसरा मेथड हम स्टार्ट करेंगे तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ठीक है, टाइम लगेगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। अभी जो डाउट है तुम लोग अगर बनाए हो क्वेश्चंस तो पूछ सकते हो। अगर 2-3 क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ। बनाए हो क्या?
बनाए हो या नहीं, या फिर हम ही को कराना है फिर क्वेश्चन? बोलो, तुम लोगों को कुछ डाउट है? चलो एक दो क्वेश्चन हम कराते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। कुछ पूछना है? पहले तुम लोग बोल दो, कुछ पूछना है तो बताओ। कोई नहीं बनाया हो इसका मतलब ना। हेलो, अरे हाँ या नहीं, कुछ तो बताओ तुम लोग, बोलते ही नहीं हो। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। तो कोई नहीं बनाया है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बनाया है? सर अभी तक का बनाया हुआ मैं डाउट नहीं, इनिशियल का थोड़ा ही बाकी। इनिशियल का बाकी है, चलो हम एक दो क्वेश्चन कराते हैं, जेई मेंस वाला या फिर जेई एडवांस वाला, ठीक है? सर सॉल्यूशन का एक्सरसाइज 2 का अभी तक नहीं मिला आंसर की। अरे तुम लोग को बोले थे ना भेजने के लिए, वो अतुल सर को मैसेज किए थे। हाँ सर किए थे लेकिन फिर कुछ बोले नहीं सर। अरे यार, रुको आज हम बोलते हैं। सर विशाल सर को कॉल करके पूछें क्या? हाँ, उनको कॉल कर लेना। ओके सर। ठीक है, उनको आज कॉल कर लेना तुम। चलो, जैसे एक क्वेश्चन ये आया हुआ है जेई मेंस में, ठीक है? क्वेश्चन है, दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? Yes. क्वेश्चन है, एक रिएक्शन तुमको कंसिडर करना है 2A+B, और ये बना रहा है प्रोडक्ट, ठीक है? अब यहाँ पे हमको बोला गया है कि व्हेन concentration of B alone was doubled, ठीक है, the half life did not change, ठीक है? और दूसरा बोला गया कि when the concentration of A alone was doubled, the rate increased by 2 times, increased by 2 times। अब यहाँ पे तुमसे पूछा गया है कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है? इतना इंफॉर्मेशन तुमको दिया है और यूनिट पूछा गया। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है? आराम से करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट है सेकंड इनवर्स, दूसरा लीटर पर मोल सेकंड इनवर्स, ऑप्शन 3 है नो यूनिट, एंड ऑप्शन 4 है मोल पर लीटर पर सेकंड। चलो बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी जिस टाइप का किए थे हम लोग उसी टाइप का है। First, फर्स्ट ऑर्डर ओवरऑल so निकालना है option तुमको, ओवरऑल ऑर्डर निकालना है ना। ओवरऑल ऑर्डर का तुमको रेट कांस्टेंट का यूनिट बताना है। चेक कर लो एक बार, अच्छे से कर लो।
हो गया? सर सेकंड ऑर्डर का होगा और लीटर पर मोल पर सेकंड होगा। चलो देखता हूँ। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो यार तुम लोग? ये तो स्टेटमेंट देखते ही बता देना चाहिए। When the concentration of B alone was doubled, जब हम लोग B को डबल कर रहे हैं तो हाफ लाइफ चेंज नहीं हो रहा है। तो हाफ लाइफ को कैसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग? तो अगर कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का हम लोग चेंज, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर हम लोग डबल कर रहे हैं तो हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा कौन सा ऑर्डर में तुम लोग देखे थे? हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कौन सा ऑर्डर में Zero. ये होता है? जीरो ऑर्डर में। कुछ भी तुम लोग बोलते हो। ये कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन सा ऑर्डर में हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है? जीरो ऑर्डर में। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन कौन सा ऑर्डर में कांस्टेंट रहता है? सर फर्स्ट ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में होता है ना यार, 0.693/K। समझ रहे हो बात? हेलो? यस सर। यही बोलना चाह रहा है ना यहाँ पे कि कंसंट्रेशन अगर हम लोग बी का डबल कर रहे हैं तो हाफ लाइफ उसका चेंज नहीं हो रहा है। तो हाफ लाइफ चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब हाफ लाइफ तो कांस्टेंट है, मतलब कंसंट्रेशन डबल करने पे भी उसके हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हाफ लाइफ जो है उसके इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये कौन से केस में होता है? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में ही तो ऐसा पॉसिबिलिटी है ना। यस सर। तो बी के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर होगा या नहीं? यस और नो? पहले इतना बताओ। होगा सर। अब क्या है? Sir. अब द कंसंट्रेशन ऑफ ए एलोन वाज डबल्ड। सिर्फ अगर हम लोग ए को ही डबल करें तो रेट जो है 2 टाइम्स हो रहा है। तो ए के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर क्या होगा? 1। 1 ही होगा, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन अगर हम लोग डबल कर रहे हैं तो रेट 2 टाइम्स हो रहा है। और बी को कांस्टेंट रखे हैं उस समय, तो बी कांस्टेंट है और ए को दुगना कर रहे हैं तो उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर भी, उसका रेट भी क्या हो रहा है? दुगना हो रहा है। तो ऑर्डर भी 1। तो दोनों के रेस्पेक्ट में रेट जो हो गया, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए पे पावर 1 और बी पे पावर 1। दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 1 आ गया। तो ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का क्या हो गया? 2। ओवरऑल ऑर्डर हो गया 2। और अगर ओवरऑल ऑर्डर 2 है तो उसका के का यूनिट क्या होता है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए? यूनिट ऑफ के फॉर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। लीटर पर मोल पर सेकंड। समझ रहे हो? ये मोलैरिटी पे पावर 1 - n होता है ना, और सेकंड इनवर्स के का यूनिट ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। Yes. ये बताए थे तुम लोग, ये सब ध्यान नहीं देते हो। मोलैरिटी होता है मोल्स पर लीटर और इस पे पावर 1 - n है। तो n का वैल्यू ओवरऑल यहाँ पे 2 है हमारा, तो 1 - n करोगे तो ये -1 हो जाएगा और ये सेकंड इनवर्स। तो देख लो ये किस केस में आ जाएगा। हमारा लीटर हो गया, पहले लीटर -1 है और आगे -1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये लीटर हो गया, फिर मोल इनवर्स हो गया और फिर सेकंड इनवर्स। ये देखो कौन सा करेक्ट आंसर है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? Second. सेकंड। ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तुम लोग एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो बेसिक है एकदम। इसमें क्या हम कुछ अलग किए क्या? सिंपल सा चीज है। ये सब नहीं ध्यान रखोगे टी हाफ किस में चेंज होता है नहीं होता, ये तो बार बार हम बता रहे हैं हर क्लास में। हर जब हम लोग हर एक क्लास में क्वेश्चन कर रहे हैं तो आ ही रहा है वो चीज। ग्राफ कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वहां भी बताए थे। तो वो सब चीज अगर याद नहीं रखोगे तो कैसे फिर होगा? कैसे क्वेश्चंस बनाओगे? समझ रहे हो? तो इस टाइप के क्वेश्चंस तुम लोग जेई मेंस का एटलीस्ट प्रीवियस ईयर एक बार सॉल्व करके देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा किस टाइप। ये क्वेश्चन क्या डिफिकल्ट था क्या? ये बताओ।
क्वेश्चन डिफिकल्ट था? अरे हाँ या नहीं, कुछ तो बताओ। नो No, सर। sir. नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनने चाहिए ना, ये सब क्या है इसमें, कुछ ना तो कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है, डायरेक्ट हम लोग देख के कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस यही चीज है ना कि एग्जाम में डायरेक्ट होगा तो फिर गलती करोगे तुम लोग, इसलिए सब प्रैक्टिस करो अभी से, प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, तो बनाओ तुम लोग, यहाँ तक क्वेश्चंस करो। ठीक है, हाफ लाइफ अभी और भी मेथड्स हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी एक्सपेरिमेंटल मेथड्स अभी खत्म नहीं हुआ है। आज हम लोग 2-3 मेथड देखे। ठीक है, एक ये वाला होमवर्क जो दिया ये तुम लोग कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, याद है या नहीं, भूल मत जाना इसको। दिख रहा है ना यहाँ? यस सर। Yes, sir. हाँ, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड है, जिस हीट Yes. एंड ट्रायल मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना अभी, मतलब जब भी क्लास के बाद। ठीक है, चलो उसके बाद और भी कुछ कुछ मेथड्स बचे हुए हैं अभी, वो हम लोग अगले क्लास में उसको देखते हैं। ठीक है, आज जितना बताया देखो, तो इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। जितने भी मेथड्स आज हम लोग डिस्कस किए हैं उसमें डाउट है किसी को? No, sir. नो सर। चलो फिर तो आगे हम लोग और भी मेथड्स बचे हुए हैं, उसको हम लोग अगले क्लास में उसको कवर करते हैं। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, बनाओ तब तक तुम लोग क्वेश्चंस बनाओ, क्वेश्चंस बनाते रहो। यस सर। थैंक यू जो सर। भी ठीक है, चलो Thank you. चलो, थैंक यू।